एक आरंभिक साम्राज्य। यदि हम बात करते हैं एक आरंभिक मतलब शुरुआती टाइम के एक साम्राज्य की बात करते हैं, तो इस टॉपिक में हमें जो साम्राज्य पढ़ना है वह है मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है कि मौर्य साम्राज्य कैसे विकास हुआ, कब हुआ, उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था, कौन कौन से राजा आए, किन किन लोगों ने इसके बारे में बताया, जानकारी कैसे मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, कौन कौन से मिलती है, इन सभी के बारे में आज हम इस टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे क्लास। तो आइए चालू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। कहता है मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मतलब जब मगध साम्राज्य का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौर्य साम्राज्य का रहा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक मतलब कि फाउंडर मेंबर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इनका जो विस्तार था वह पश्चिम में, मतलब कि हमारे इंडिया को यदि हम इस प्रकार से बांट दिया जाए, यदि हम इंडिया को एक मैप बना लेते हैं तो इंडिया के मैप में देखा जाए तो इंडिया के मैप में इनका जो साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक था यदि देखें तो देखो कहता है क्या, कहता है इनके बारे में कि इनका जो साम्राज्य था वह ये पूरा का पूरा इलाका जिसे हम कहते हैं नॉर्थ और वेस्ट कहते हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट का इलाका, नॉर्थ और वेस्ट का इलाका ये कहाँ कहाँ पर था? तो ये थे अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। फिर इसके बाद आता है इसका पौत्र, पौत्र मतलब पोता, जिसका नाम क्या था? अशोक। अशोक ने शुरुआती टाइम के भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक था। मतलब जिस समय अशोक था उस समय के राजाओं में से सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक ही था। इसने कलिंग युद्ध के विजय के बाद इसने अपने जीवन में कई सारे बदलाव किए थे। मतलब कि इसने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था वह कलिंग युद्ध ही था, और जो कलिंग है वो कहाँ पड़ता है? तो वह उड़ीसा में पड़ता है। आज के समय में ये उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। तो आज के इस दिए गए टॉपिक में हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में विस्तार से देखने का काम करेंगे। कहता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मतलब कि किसी राजा के बारे में या किसी साम्राज्य के बारे में यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो हम जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे कहता है कि जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, क्योंकि कोई भी जो इतिहासकार होगा, जो हिस्टोरियनिज्म होगा, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सारे सोर्स का इस्तेमाल करेगा। जिसमें से जो पहला सोर्स था वो था पुरातात्विक प्रमाण। तो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी किस किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है? तो वह है पुरातात्विक, वह है पुरातात्विक प्रमाण है। इसके बाद दूसरा क्या है देखते हैं। कहता है पुरातात्विक प्रमाण में उसने जो महत्वपूर्ण चीजों को अडॉप्ट किया वो था मूर्तिकला। मौर्य काल के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई। तो रचनाएं, रचनाएं कौन कौन सी? जो मौर्य साम्राज्य के समय में लिखी गई थी, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो जो रचनाएं लिखी गई थी इसमें से पहला किसका नाम था आता है? तो वो था मेगास्थनीज के बारे में नाम आता है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इसने लिखा था इंडिका। इसने अपनी किताब इंडिका लिखी थी और इंडिका में ही मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताने का काम करता है। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है और वो है अर्थशास्त्र। तो दूसरा जो नाम आता है वो आता है आपका चाणक्य के बारे में। चाणक्य ने क्या लिखा था? तो उसने जो लिखने का काम किया था वो था अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र की रचना इसने की थी। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या फिर चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। तो चाणक्य कौन था? जो चाणक्य था वो मंत्री था। किसका? तो वो मंत्री था अशोक का मंत्री था। सॉरी सॉरी, अशोक कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। कहते हैं कि साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन
बौद्ध और पुराने ग्रंथों तथा संस्कृत बाड़मेर में भी मिलता है। तो हमें इसकी जो तीसरी जानकारी है, तीसरी जानकारी कहाँ कहाँ से मिल जाती है, तो वह है बौद्ध, जैन, इसके साथ साथ तो पुराने ग्रंथों से भी जानकारी हमें मिल जाती है इसके बारे में। तो ये भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने का काम करती है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि यद्यपि उक्त मतलब उस समय के साक्ष्य बड़े उपयोगी होते हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे महत्वपूर्ण या मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि ये स्रोत उस समय की जानकारी पूरी तरह से देने का काम करता है। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। मतलब इसने अपने जितनी भी जानकारियां थी उन जानकारियों को लिखवाने के लिए इसने स्तंभों का इस्तेमाल किया, अर्थात इसने कई प्रकार के अभिलेखों को लिखवाने का काम किया था, छपवाने का काम किया, जिसमें उसने अपनी नीतियों, पॉलिसीज के साथ साथ राज्य के शासन प्रशासन और यहाँ के दंड की व्यवस्थाओं को भी लिखने का काम किया था। अशोक ने अपने विलेख के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अशोक ने किसका प्रचार किया था, तो धम्म का प्रचार किया था। किसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से किया था। कहता है इसमें बड़े के प्रति आदर। तो धम्म के अंदर जो प्रचार किया गया, तो धम्म की क्या नीतियां थी, धम्म से यदि पूछा जाए कि धम्म की नीतियों के बारे में बताइए, धम्म की कौन कौन सी नीतियां थी, तो कह सकते हो इसमें जो पहली नीति थी वो था बड़ों के प्रति आदर करना। दूसरा था सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का व्यवहार। तीसरा था सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना। चौथा था दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी इसके धर्म का, इसके धर्म की 4 विशेषताएं थी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। तो धर्म और धर्म को लेकर के सामान्यतः लोगों में कंफ्यूजन रहता है। आइए देख लेते हैं। देखो जो धर्म होता है, ये धर्म किसी न किसी व्यक्ति के संप्रदाय से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जो धर्म है यह एक प्रकार की विचारधारा है। यह एक प्रकार की क्या है, विचारधारा है। लेकिन जो धर्म है यह एक प्रकार के समुदाय का विश्वास है। यह एक विश्वास है, या कह सकते हो यह एक प्रकार का आस्था है जो हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं या आस्था रखते हैं। लेकिन एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी खास चीजों को प्रमोट करने के लिए दी जाती है। हम इसको मानते हैं, लेकिन ये मानने के लिए बाध्य होते हैं, हम इससे जुड़े हुए रहते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक कहता है साम्राज्य का प्रशासन। अब इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से होता था, लेकिन इसे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर भाषा और लिपि के बारे में कुछ लिखा गया, आइए देखते हैं। कहता है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो वह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पश्चिम उत्तर से मिल जाती है। पश्चिम उत्तर में मिले कुछ और भी अभिलेख है, इसका नाम है अरामेइक और यूनानी भाषा में भी है। मतलब कि अशोक के कुछ अभिलेख हमें अरामाइक में मिल जाती है और यूनानी भाषा में मिल जाती है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख जो थे वह ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में, तो ब्राह्मणी लिपि में से लिखा गया था। जबकि पश्चिम में जो हमें अभिलेख मिलते हैं वह खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। किस भाषा में, किस लिपि में लिखे गए थे, तो वह खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। अरामिक और यूनानी लिपि का जो प्रयोग था वो कहाँ कहाँ होता है, तो वो होता है अफगानिस्तान में होता है। ये हमें बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। किसके बारे में, तो अरामाइक के बारे में और यूनानी भाषा के बारे में जानकारी मिल जाती है। आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखो यहाँ पे कहता है क्या, साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के माध्यम से होता था। ये 5 प्रमुख कौन कौन से राजनीतिक केंद्र थे, आइए हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हम इसके पहले कलर को करेंगे चेंज। तो पहला जो हमारे पास राजधानी है वह राजधानी है पाटलिपुत्र। इसके बाद तक्षशिला, अगला है उज्जैनी, 3 हो गए। चौथा है तोसली और 5वां है स्वर्णगिरी। तो देखो यहाँ पे लिखा गया था ना 5 प्रमुख राजधानी। तो कौन कौन सी राजधानी थी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ये कुछ महत्वपूर्ण इस समय की राजधानियां देखने को मिल जाती है। ये कौन सी राजधानी थी,
तो ये जो राजधानी थी वह राजनीतिक राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी। क्लियर। कहता है कि इन सब का जो उल्लेख है वह अशोक के अभिलेख में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत से लेकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान पर एक जैसे स्तंभ सॉरी संदेश लिखे गए थे। मतलब कि इसमें जितने भी संदेश लिखे गए थे उसमें लिखे गए संदेशों की जो रचना थी वो एक ही समय काल की मानी जाती है। कहता है कि क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी रही होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नहीं, ये अलग अलग रही होगी, क्योंकि हर जगह की स्थिति अलग होती है, हर जगह का सिचुएशन अलग होता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी नीतियों को बनाने की जरूरत पड़ती रहती है। इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था, मतलब कि ऐसा संभव नहीं था कि वहां पर एक जैसा रहता होगा। कहता है साम्राज्य में, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इन पांचों राजनीतिक राजधानियों के बारे में बात करते हैं। तो पहला देख लेते हैं पाटलिपुत्रा कहाँ पर है। यदि आप इस मैप में पाटलिपुत्रा की बारे में बात करते हैं तो ये रहा आपका पाटलिपुत्र, ये रहा आपका पाटलिपुत्र रहा। थोड़ा देखते हैं इसके नक्शे को चेंज करके क्या ये समझ में हमें अच्छे से आता है नहीं आता है। तो ये रहा हमारे पास पाटलिपुत्र, हमें इसका रंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दूसरा बात कर लेते हैं, तो दूसरा क्या था हमारे पास, तो देखो दूसरा हमारे पास था तक्षशिला। आइए देख लेते हैं कहाँ तक्षशिला। तो ये रहा आपका तक्षशिला, ये तो और भी दिखाई नहीं पड़ रहा इससे, हम इसको इसे से कर लेते हैं। तो ये है आपका तक्षशिला, हम इसको कर लेते हैं दूसरी, ये हमारे पास पहली। उसके बाद क्या हमारे पास उज्जैनी, तो देखो ये रहा आपके पास उज्जैनी, ये रहा आपका, ये है तीसरा आपका हो गया। फिर अगला कौन सा हमारे पास है, अगला है तोसली और सुवर्णगिरी। अब देख लेते हैं इसमें तोसली कहाँ पर है भाई, तोसली तोसली सुवर्णगिरी तोसली। यदि किसी को तोसली या सुवर्णगिरी मिलता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जल्दी से डालेंगे कि तोसली कहाँ पर है या सुवर्णगिरी कहाँ पर है। सुवर्णगिरी तो जहां तक इसमें देखा जाए तो ये यहाँ पर पड़ जाता है हमारे पास साउथ में, हमें यहाँ पर मिल जाता है सुवर्णगिरी, सॉरी कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक का ही वो पार्ट था सुवर्णगिरी। यहाँ पर कहीं लिखा है क्या सुवर्णगिरी, और जो तोसली था वो तोसली भी हमें यहीं पर मिल जाता है, इसी वाले भागों में तोसली की जानकारी मिल जाती है। अभी तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, आइए देखते हैं आगे, यदि मिल जाएगा तो हम उसे इसमें हाईलाइट कर लेंगे या फिर ऐड कर लेंगे बाद के टाइम में। तो गाइस कहता है क्या, कहता है कि इसमें शामिल किया गया, और इसमें कहता है कि ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। जैसे कि यदि आप इस मैप में देखेंगे तो आपको इस मैप में समझ में आ जाएगा आसानी से। ये जो पूरा का पूरा इलाका है वह मनसेरा, ये आपका अफगानिस्तान का इलाका है। यदि आप देखेंगे यहाँ पर कलिंग, जौगढ़, शिशुपालगढ़, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये है क्या, तो ये है आपका उड़ीसा है। तो जो उड़ीसा है इन इतने बड़े क्षेत्रों पर इसका शासन देखने को मिल जाता है। इसमें कहता है कि यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर था, क्योंकि राजधानी के आसपास के क्षेत्र में जो राजा का शासन था वो डायरेक्टली देखने को मिल जाता है, इसलिए इनके आसपास के क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली थे। इन केंद्रों का चयन मतलब चुनाव बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। मतलब कि जो आपका उज्जैनी और जो तक्षशिला है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो देखो उज्जैनी कहाँ पर है, ये है उज्जैनी और ये है तक्षशिला। तो दूसरे से तीसरे को यदि मिलाया जाए तो ये यहाँ का महत्वपूर्ण एक व्यापारिक मार्ग था, और व्यापारिक मार्ग होने के माध्यम से हम अफगानिस्तान से मध्य इंडिया जिसे कहते हैं आपका सेंट्रल हाईलैंड का इलाका, इसको जोड़ने का ये काम करता था। मतलब कि यहाँ से इसको व्यापार किए गए थे। आपको पता होगा प्राचीन टाइम में इधर के माध्यम से हमने सिल्क रोड को जोड़ा था। तो सिल्क रोड के जाने आने का भी यह एक प्रमुख रास्ता था, इसीलिए इसको हमने इस जगह पर बनाने का काम किया था। जबकि बात करते हैं सुवर्णगिरी के बारे में, जिसे कहते हैं सोने का पहाड़, ये कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। तो सोने की इंडिया में जो प्राप्ति हुआ करती थी अशोक के समय में, वह कर्नाटक के स्वर्णगिरी खान से ही प्राप्त हुआ करती थी।
इसमें कहता है कि साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों ही मार्गों से आवागमन मतलब लेन देन का काम किया गया था। यदि इसी को थोड़ा सा आगे देखा जाए तो कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि जाने आने में कोई समस्या नहीं थी और व्यापार करना इजी था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में हमें कई सप्ताह या महीनों का समय लगता था। इसका अर्थ ये हुआ कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी क्योंकि उनको जाने आने के लिए बड़ी मात्रा में हमें महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी होनी चाहिए और वो लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, इसकी जानकारी की भी स्रोत में मिल जाती है। इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही होगी, मतलब कि इस समय की सेनाओं को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था। इसके बारे में मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख करता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी मतलब अशोक की जो सेना थी, इसके बारे में किसने बताया है? तो इसके बारे में मेगास्थनीज ने बताया है। किस किताब में? तो इसका नाम था इंडिका। इंडिका के बुक में बताया है। इंडिका के बुक में सेना को एक समिति में बांटा है, एक समिति में बांटा गया है और 6 उप समितियों में बांटा गया है। यदि बात करते हैं इनमें से एक का काम क्या था, तो जो उप समिति थी उनमें से एक का काम था नौसेना। अब देखो कौन कौन से काम इसमें शामिल किए गए हैं, हम उन सभी कामों को इसमें हाईलाइट करेंगे। पहला काम था नौसेना का काम, नेवी का काम था। दूसरा काम था यातायात, ट्रांसपोर्ट का काम था। तीसरे का काम था खान पान का संचालन, मतलब कि सैनिकों को क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पिलाना है, ये तीसरा काम था इसके अंदर। ये भी यातायात में इसको शामिल किया गया था। जो तीसरा काम था वो पैदल सैनिकों का काम था, पैदल सैनिक जो यहाँ पर पैदल के माध्यम मतलब पैदल ही चला करते थे। जो चौथे थे वो अश्वरोही, मतलब कि वो घोड़े के ऊपर चला करते थे। जो पांचवें थे वो रथ के ऊपर चला करते थे और जो छठे थे वो हाथियों के ऊपर चला करते थे। तो इस प्रकार से इसने 6 इसको भागों में बांटा गया था। जो दूसरी उप समितियां थी, दूसरी उप समितियों के क्या काम थे? तो उपकरण को ढोना, जैसे कि हथियार हो गए, भाला हो गया, इन सभी को ले जाने का काम किया करते थे। इसके साथ साथ ये लोग सैनिकों के लिए भोजन बनाते थे, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करते थे, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक का इस्तेमाल करते थे और शिल्पकारों की नियुक्ति किया करते थे। तो ये सारे काम के बारे में जो जानकारी देता है वो कौन देता है? तो वो हमें देने का काम करता है मेगास्थनीज करता है। कौन करता है? मेगास्थनीज। अपनी किताब इंडिका में इसके बारे में उसने विस्तार से बताया है। कहता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे एक सेंटेंस इस्तेमाल किया गया, अखंड। अखंड का मतलब होता है जो बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित हो और वो एक ही राज्य हो। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा भी किया। तो इसको करने के लिए उसने किस शब्द का या किस चीज का इस्तेमाल किया? तो धम्म का इस्तेमाल किया। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक है। कैसा है? साधारण है और सार्वभौमिक। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। तो धम्म का मतलब क्या होता है जो इसमें बताया गया? धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात के नाम से एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन था ना, यह एक नंबर का एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि धम्म के देख रेख के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो महामात को नियुक्त किया गया था, महामात को अपॉइंट किया गया था। इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो कहता है यहाँ पर आगे कि 9वीं सेंचुरी में जब इतिहासकारों ने भारत के शुरुआती इतिहास की रचना करनी शुरू कर दी, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना गया। ऐसा क्यों माना गया? तो इस समय में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। मतलब कि 9वीं सेंचुरी में देखा जाए तो भारत एक क्या था? तो दूसरे के अधीन था, दूसरे के गुलाम में था। लेकिन 90 और 20 सेंचुरी के शुरुआती टाइम में भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। वो किसकी लगी? तो वो था अशोक की, क्योंकि अशोक ने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। साथ ही प्रस्तर मूर्ति, प्रस्तर का मतलब होता है लेयर बाय लेयर जो मूर्तियां पाई जाती है, इसे प्रस्तर मूर्ति कहते हैं। यह मध्यकाल की सभी पुरावस्तुओं की एक अभूतपूर्व कला के प्रमाण माने जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मूर्तियां अब देखने को नहीं मिलती है। साम्राज्य की पहचान ये माने जाते हैं और इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेख से अलग है।
इसमें उन्हें ये भी पता चलता है कि ये अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमिक राजा था, शासक था। साथ ही वह बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी था। विनीत का मतलब होता है विनम्र होना, जो नाम के साथ बड़ी बड़ी उपलब्धियों या उपाधियों को भी धारण कर रखा था। इसीलिए इसमें से कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है, क्योंकि अशोक की नीतियों को, अशोक के कार्यक्रमों को, अशोक के धर्म के प्रचार को आज भी लोग मानने का काम करते हैं और उनके दिए गए प्रतीक चिन्हों का भी हम आज के टाइम में बड़े स्केल पर उनका इस्तेमाल करते हैं। कहता है फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास में बहुत बड़ा सफल या बहुत बड़ा काल नहीं मान सकते हैं। इसके बाद भी यदि आप मानचित्र 2 को देखो तो पता चल जाएगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला गया। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित हो गए, जैसे कि यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं चोर हो जाते हैं, यहाँ पर चेर हो जाते हैं और पांड्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नए राज्यों की स्थापना देखने को मिल जाती है। ये नए जो राज्य की स्थापना होती है, रीजन क्या था? रीजन यही था कि मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो चुका था, तो पतन हो रहा था, खत्म हो रहा था। इसीलिए यहाँ पर नए प्रकार की सेनाओं की स्थापना की गई थी। तो आज के टाइम में हमने यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना, विस्तार, सैनिक जानकारी, रख रखाव, प्रशासन, इसके बारे में विस्तार से देखने का काम किया। तो ये वीडियो को कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको इस साल के जितने भी सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन आए हैं, आप उनके लिए सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से और इजी से बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में आपको लगातार इससे जुड़ी हुई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।